आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हमने ना सिर्फ सेक्शंस याद करने हैं बल्कि हमें नंबर से उसका वर्ड भी याद करना पड़ेगा कि भाई उस नंबर का वर्ड कौन सा है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होता। हाँ जी गुलशन। जी सर। अच्छा ये बताएं गुलशन, अगर मैं कहूँ कि नंबर है 74, तो क्या इसका इससे कनेक्टेड वर्ड कौन सा बनेगा? इमेज वर्ड 74। फिर इसका होगा कार। कार, वाह। अच्छा अगर मैं कहूँ 85? फिर 85 उसका होगा फ्यूल। मैंने मतलब कि इसको ना फिली से जोड़ा है, वो अटैचमेंट है ना। हम्म। तो एक लड़की है, उसका नाम फिली है, तो उसको से अटैचमेंट हो जाएगी। वेट वेट वेट। अच्छा अगर मैं कहूँ 41, वर्ड की इमेज क्या बनेगी? 41। सर उसकी होगी रैट। रेड। चूहा, पीरियोडिक टेबल। अब बात यह है कि आपको 100 वर्ड याद नहीं आपने किए हैं, इन्होंने 100 वर्ड याद नहीं किए हैं। इन्होंने जस्ट वो कन्वर्जन देखी है, वो कन्वर्जन टेबल देखा है शॉर्ट सा, जिसमें 10 नंबर्स हैं। ठीक है, 0 to 9, वो 10 नंबर्स हैं। आपने जस्ट उन 10 नंबर्स के साथ लेटर्स जोड़े हैं, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है, आप जो मर्जी बनाए। ठीक है, चाहे 1 लाख तक ले जाएं उस गिनती को, वो ऑटोमेटिक बनते चले जाते हैं। तो आप लोग इस पे मेहनत करें, जिन लोगों को नहीं समझ आ रही मिसाल के तौर पे वो पूछें, ग्रुप में पूछें, मुझसे पर्सनल पूछें। सिद्रा आप कर रही हो ऐसे तैयारी? सिद्रा, सिद्रा आप भी बोला करो, बोला करो, इधर उधर होके कहीं घर वालों का जो शोर होता है कहीं बोला करो। ठीक है, ताकि हमें पता लगे स्टूडेंट, लेकिन टीचर को जो पता लगता है ना कि वो फलां स्टूडेंट पढ़ रहा है या पढ़ रही है, तो वो फिर और ज्यादा मेहनत करवाता है उसको। अगर आप लोग ऐसे चुप 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 कोई रहेगा आप में से, तो फिर मुझे किस तरह से पता लगेगा कि कौन स्टूडेंट कितनी मेहनत कर रहा है? टीचर की नजर में तो वही स्टूडेंट रहेगा ना जो मेहनत करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो अभी हमने डिपॉजिट से स्टार्ट करना है ऐसे। डिपॉजिट, अच्छा इस चीज को ध्यान से समझें, डिपॉजिट का मतलब यही है ना कि पैसे कहीं जमा करवा देना। अब होता यह है कि भाई मिसाल के तौर पे अब हमारा जो हम अब रिलेशन जो है बेसिकली वो लैंडलॉर्ड का और टीनेंट का है। लैंडलॉर्ड ने जमीन दी हुई है, टीनेंट ने उसका किराया देना है। अब इशू ये है कि टीनेंट को लैंडलॉर्ड पे एतबार नहीं है, लैंडलॉर्ड को टीनेंट पे एतबार नहीं है। दरमियान में और भी मसला आ गया, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वाला, कि भाई अगर आम कोई टीनेंट हो तो लैंडलॉर्ड उसको लात मार के भगा सकता है। लेकिन एक बंदा जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, वो नस्लों से वहां बैठे हैं, उनको नहीं वो इस तरह से एक्सपेल कर सकता। ठीक है, चाहे वो लैंडलॉर्ड ही क्यों ना हो। इस यहाँ पर फिर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आता है, उस कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन क्या है? नंबर वन, पावर टू डिपॉजिट रेंट इन सर्टेन केसेस विद रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर को डिपॉजिट करवाना है रेंट। इसमें क्या सिचुएशन होती है, मतलब अगर टीनेंट ने रेंट जमा करवाना है, लेकिन मसाइल ये है कि भाई लैंडलॉर्ड मुकर ना जाए, आपस में इख्तलाफ है, कोई बात उसको सुन रही है या पहले एक्सपीरियंस हुआ है कि भाई वो तो मुकर जाता है। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि भाई वो उसको पता है कि उसने मुकर जाना है, उसने कोई रसीद वगैरह नहीं देनी। ठीक, या कुछ भी मसाइल हो सकते हैं, जिस बंदे के हाथ पहुंचाना है लैंडलॉर्ड को किराया रेंट, उस पे एतमाद नहीं है। तो रेवेन्यू ऑफिसर से टीनेंट रेवेन्यू ऑफिसर से दरखास्त करेगा कि भाई मैं पैसे यहाँ जमा करवाऊंगा, या फिर अब मैं पैसे यहाँ जमा करवा दूंगा ऑफिस में। अब रेवेन्यू ऑफिसर फिर जिम्मेदार होगा, या तो आप खुद फॉरवर्ड करो, पैसे खुद पहुंचाओ, या लैंडलॉर्ड यहीं से आके ले जाए दफ्तर से। सिंपल है ना जी। अब ध्यान से समझें, इस सारे फलसफे में कोई एमसीक्यूज नहीं है। इस सारे फलसफे में कोई एमसीक्यूज नहीं है, कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब आपने इसको इतने परेशान कुन होके नहीं आपने इसको पढ़ना। अगर है पढ़ना है तो बस सेक्शन याद करना है जस्ट।
पावर टू डिपॉजिट रेंट इन सर्टेन केसेस। अब इसको मुख्त मैंने इतने फलसफा बताया, मुख्तसर करो। अगर ठेकेदार को लैंडलॉर्ड पे एतबार नहीं है, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास ऑफिस में जमा करवा देगा पैसे। वो आगे फिर लैंडलॉर्ड वहां से उठा ले या रेवेन्यू ऑफिसर वहां पहुंचा दे। कितनी सिंपल सी बात है। हमारे यहाँ कोई एमसीक्यूज ही नहीं है। अगर एमसीक्यूज है, अगर एमसीक्यूज बनता है होगा, तो वो सेक्शन बना देगा बस। तो इस चीज को, इन यहां से आपने इन चीजों को पिक करना है कि किसका, किसकी जो डिटेल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी नहीं है, किसमें जस्ट कहानी है। अगर कहानी है तो सेक्शन कर लो। 100 तक टेक्निक मैंने बताई हुई है, 100 तो आसानी से कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, लेकिन वहां थोड़े से तो आपके एक्स्ट्रा एफर्ट है, कर सकते हैं तो कर ले। इफेक्ट ऑफ डिपॉजिटिंग रेंट। इफेक्ट ऑफ डिपॉजिटिंग रेंट क्या होगा भाई? रेंट जमा करवा दिया टीनेंट ने। टीनेंट रेवेन्यू ऑफिसर को जमा करवा देता है पैसे। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर अब लैंडलॉर्ड को नोटिस भिजवाएगा। ठीक है, उसको पैसे भिजवा देगा। ठीक है, या कोई भी इशू है उसकी उसकी सूरत में वो कोई इशू, मिसाल के तौर पे लैंडलॉर्ड से राब्ता नहीं हो रहा, तो अपने पास पैसे रख लेगा। ठीक है, या मिसाल के तौर पे कोर्ट केस चल रहा है दोनों के दरमियान, रेंट से रिलेटेड, जिस तरह वो होता है ना भी, रेंट बढ़ा दो। अब वो टीनेंट कहता है नहीं कम रखो, तो उस सूरत में कोर्ट केस चल रहा है, तो अभी रेंट का फैसला ही नहीं हो रहा, रेवेन्यू ऑफिसर पैसे खुद नहीं बचाएगा, अपने पास रख लेगा। ठीक है जी। तो ये है इफेक्ट ऑफ डिपॉजिटिंग रेंट। इसको समझने वाली बात है। लेकिन यहां पर याद रखना, ध्यान से भाई बात सुनना, तहसीलदार के पेपर के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, यहां पर वर्ड रेवेन्यू ऑफिसर इंपॉर्टेंट है। आपने ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना है इसका। यहां पर वर्ड रेवेन्यू ऑफिसर इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि उससे आपसे पूछा जाएगा कि टीनेंट किसको जमा करवाता है पैसे। आगे लिखा होगा असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2, कलेक्टर। नंबर डी पे होगा रेवेन्यू ऑफिसर। अब आप ये सोचोगे कि भाई असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 तहसीलदार है, ये तहसीलदार को जमा करवाता होगा, लेकिन आपका लॉ, उसने ना असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 कहा, ना 2 कहा, ना असिस्टेंट कमिश्नर कहा, ना कलेक्टर कहा। उसने वर्ड क्या यूज किया है? रेवेन्यू ऑफिसर। तो आप भी रेवेन्यू ऑफिसर, उसको आपने जहन में रखना है कि वो इसको रेवेन्यू ऑफिसर को जमा करवाता है। ठीक है, ये जनरल बन जाता है ना रेवेन्यू ऑफिसर, मुतलका जिसका होता है। नेक्स्ट है 33, रिकवरी ऑफ रेंट फ्रॉम अटैच्ड प्रोड्यूस। ठीक है, मैंने थोड़ी जगह इधर छोड़ दी है। रिकवरी ऑफ रेंट फ्रॉम अटैच्ड प्रोड्यूस। हाँ भाई, प्रोड्यूस का क्या मतलब है? सर वो जो फसल वगैरह होगी उसने वो। हाँ जी, फसल। सिर्फ फसल की सूरत में करा। समझ नहीं आई आपकी। सर मतलब जो फसल होगी उस बेस पे किराया देना, मतलब फसल की सूरत में कि 20% कदम दे देंगे, या जो मतलब चावल तब है। पैदावार कितनी हुई है, मसला ये है। और ये मैंने सिंपल पूछा, प्रोड्यूस का क्या मतलब है? आप कहो फसल, बस। ठीक है। ओके। रिकवरी जी ऑफ, ओके। वो नॉलेज है ना आपके अंदर असल में बहुत ज्यादा, वो उछल रहा है, उछल जाता है एकदम। अच्छा जी, ऐसे ही मैंने कहा, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि बाजू का नहीं पता लगता है प्रोड्यूस का क्या मतलब। रिकवरी ऑफ रेंट फ्रॉम अटैच्ड प्रोड्यूस। अटैच्ड प्रोड्यूस मतलब जितना जो भी रिकवरी करनी है। ठीक है, रिकवरी ऑफ रेंट करनी है, इसका मतलब क्या है? ये वो बंदा है जो डिफॉल्टर है, उसने 1-2 महीने का, साल का किराया नहीं दिया। अब जब उसे साल का किराया नहीं दिया, तो लैंड लॉर्ड को कह देंगे भाई इसकी जो फसल आए ना, इसने पैसे तो देनी नहीं है, भाग जाता है। तो जब फसल आए, फसल उसके साथ अटैच कर दी लैंड लॉर्ड के साथ, भाई ये 2 किले हैं जनाब, इसकी फसल आप ले लेना। चाहे सारी बेच के पूरे होते हैं आपके पैसे, या आधे बेच के पूरे होते हैं, तो आप अपने पैसे निकाल लेना, रिकवरी करवा लेना, और बाकी जो है ना इसको दे देना। ठीक है, तो फसल बेच कर जो है ना पैसे पूरे करें। अब आते हैं हम अपने सेक्शन पे। सेक्शन 33 क्या कहता है? अब जब रिकवरी की बात आएगी, तो क्या कोर्ट केस चल रहा होगा? चल सकता है ना, जब भी तो रिकवरी का लफ्ज ही जब आएगा जब कोर्ट केस चल रहा है।
या रेवेन्यू कोर्ट को कहेंगे या खुद कहेंगे? अब कोर्ट से ऑर्डर आ जाते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है, लैंडलॉर्ड फसल की मद में अपने रेंट की रिकवरी कर लेगा कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद, क्योंकि ये रिकवरी वाला लफ्ज है ना, ये कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड फसल की मद में जो जो भी फसल आएगी अपने रेंट की रिकवरी कर लेगा। फिर रेवेन्यू ऑफिसर से कहेगा कि भाई बात ये है, या अगर खुद नहीं कर सकता तो रेवेन्यू ऑफिसर से कह देगा कि रिकवरी कर दे। अब यहाँ पर दो सिचुएशन है, ठीक है, दो सिचुएशन है। इस मतलब एक तो यह है कि पिछले साल का, मैंने आपको कहा ना कि एक साल नहीं उसने पे किया, तो एक साल का रेंट अभी पेंडिंग है, वो देना है। दूसरी बात यह है कि अब उसने रेंट देना था, फसल कट गई, गायब हो गई, लेकिन रेंट नहीं दिया। ठीक है, ये लैंड लॉर्ड बताएगा रेवेन्यू ऑफिसर को कि भाई ये सिचुएशन है। रेवेन्यू ऑफिसर फिर जांच पड़ताल वगैरह करेगा, सच जो भी उसका अगर प्रूव हो गया लैंडलॉर्ड कि ठीक है, लैंडलॉर्ड अगर प्रूव हो गया, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर कहेगा भाई अब ये नेक्स्ट फसल आ रही है या ये फसल आ रही है जो कटने वाली है, मेरे सामने काटो, मेरे सामने सेल करो, और इस बंदे को पैसे दो, ये गरीब आदमी है, गरीब ऑनर है, इसको पैसे दो। हाँ भाई, समझ आई कि गई? सही किया रेवेन्यू ऑफिसर ने, गलत किया? बोलते ही नहीं सर हो। ठीक। मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन तो नहीं है? ये अक्सर बोलती है तो डिस्टॉर्टेड हो जाती है। क्लियर आ रही है। अच्छा चलो ठीक है। लीज फॉर पीरियड एक्सीडिंग टर्म ऑफ असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, लीज इज फॉर पीरियड एक्सीडिंग टर्म ऑफ असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। हाँ भाई, कितने टाइम के बाद असेसमेंट हो जानी चाहिए? असेसमेंट कितने टाइम के बाद होती है? असेसमेंट की मुद्दत कितनी है, नॉर्मल जनरल मुद्दत? बोलते ही नहीं हो। 5 साल? सर आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद 10 ईयर, 5। आप सेक्शन पे पहुंच गए हो, वहां पे 10 साल का लफ्ज है, लेकिन एक और लफ्ज है। हाँ भाई, गुलशन नहीं है यहाँ पे? नहीं है भाई, 25 साल। 25 साल, ठीक है। लीजेस फॉर पीरियड एक्सीडिंग टर्म ऑफ असेसमेंट, एक्सीडिंग टर्म ऑफ असेसमेंट यानी कि असेसमेंट की टर्म से ज्यादा, लीजेस फॉर पीरियड। अब असेसमेंट का पीरियड कितना है? 25 साल। अब एक बंदा जमीन ले लेता लीज पे, मिसाल के तौर पे 25 साल के लिए ले लेता है, ठीक है। उसकी जो असेसमेंट है वो 25 साल के बाद खत्म होनी है, ठीक है, वो 25 साल के बाद खत्म होनी है, ध्यान से समझना। अ, एक बंदे ने 1995 में जमीन ली है। जमीन कितने साल के लिए ली है? 25 साल के लिए। अब 25 साल कब हो जाएंगे? 2020 में होंगे ना? हाँ भाई, 2020 में 25 साल होंगे ना उसके? बोला करो भाई। जी सर। अब उसने 1995 में जमीन ली है, 1900 में असेसमेंट हुई थी। 1900 में असेसमेंट हुई थी। आपको मैं थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर के साथ समझा रहा हूँ। ओहो, चलो छोड़ो। अब
इस असेसमेंट की मुद्दत कब खत्म होगी? 2015 में। 2015 में मुद्दत खत्म होगी। जब 2015 में मुद्दत खत्म हो गई, लेकिन उसकी लीज कब खत्म हो रही है? 2020 में। 5 साल रहते हैं। अब असेसमेंट का मतलब क्या है? जब असेसमेंट होगी तो रेट रिवाइज होंगे, रेट बढ़ जाएंगे। जब रेट बढ़ जाएंगे, अब वो कहेगा भाई मैंने तो, मेरी तो अभी असेसमेंट 2020 में, लीज तो मेरी 2020 में खत्म होनी है। उसकी लीज चाहे 2020 में खत्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपने असेसमेंट को देखना है कि हमारी असेसमेंट दोबारा कब होनी थी? 2015 में। अब उसने चाहे 2010 में क्यों ना ली हो जमीन, हमने 2015 में असेसमेंट करके रेट बढ़ा देने। समझ आई कि गई? जी सर। ठीक है जी। तो असेसमेंट कबूल करनी पड़ेगी उसको, जो नई वाली असेसमेंट है उसको कबूल करनी पड़ेगी। जो भी इनहांस होते हैं, रेट वगैरह रिवाइज होते हैं, उसको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। और ठीक है, नहीं करता तो जाहिर है वो फिर खत्म हो जाएगा, उसका एग्रीमेंट खत्म कर देंगे हम। ठीक है, लीज ज्यादातर ना गवर्नमेंट देती है लीज पे वो जमीन, और काफी टाइम के लिए दे रही होती है। मतलब ये एक लंबे अरसे के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए। जिस तरह हमने एक मिनिमम बता दिया कि 25 साल के लिए। ठीक है, आप इसको 50 साल के लिए भी कर लो। नहीं, 50 साल के लिए नहीं, बस ये 25 साल वाला कॉन्सेप्ट ठीक है आपके लिए। रिलिंक्विशमेंट, ये बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। ठीक है, हम इसको बोलते जाएंगे, देखते जाएंगे। हाँ, इसमें एक दो एमसीक्यूज भी है, मैं जोर दे दूंगा उन पे। सेक्शन है जनाब 35, रिलिंक्विशमेंट का दो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। चैप्टर का नाम नहीं आया। हाँ, ये एक है रिलिंक्विशमेंट। रिलिंक्विश करना मतलब छोड़ देना। अबेंडनमेंट, अबेंडनमेंट का मतलब भी खाली कर देना। इजेक्टमेंट का मतलब धक्के दे के बाहर निकाल देना। रिलिंक्विश मतलब किसी ने आसानी से छोड़ दिया। अबेंडनमेंट किसी से छुड़वाया गया। ठीक है, अबेंडन कर दी, खाली कर दी। रिलिंक्विश मतलब इजी था वो, उसने खाली करना ही था, अंडरस्टूड था। अबेंडनमेंट जो है, ठीक है, वो ऑक्यूपेंसी टेनेंट का होता है। ऑक्यूपेंसी टेनेंट की रिलिंक्विशमेंट अबेंडनमेंट कहलाती है। यानी कि उससे जबरदस्ती खाली करवाया जा रहा है। थोड़ा सा लाइटली जबरदस्ती है, क्योंकि वो एक तरह का ऑनर ही बन जाता है वहां पे, 100 साल से बैठा है। इजेक्टमेंट, उसको धक्के देके बाहर निकाल रहे हैं। रिंक, अब इसको, अब थोड़ा आगे जब हम डिटेल पढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी सी, फिर आपको समझ आएगा। देखें, रिलिंक्विशमेंट बाय टेनेंट फॉर अ फिक्स्ड टर्म। अब दो तीन तरह के टेनेंट हैं। एक है जो आपको हर साल पैसे देता है, फिक्स्ड टर्म। फिक्स्ड टर्म, सॉरी, वो नहीं है। फिक्स्ड टर्म है कि भाई 5 साल के लिए ले लिया आपसे जमीन, 2-3 साल के पैसे दे दिए, फिर 2-3 साल के बाद फिर बकाया पैसे दे दिए, अगले साल बकाया पैसे दे दिए। फिक्स्ड टर्म के लिए बैठा है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। अब मैं जनरल बता रहा हूँ इसको, नहीं जनरल नहीं बताता, छोड़ो। रिलिंक्विशमेंट बाय टेनेंट फॉर अ फिक्स्ड टर्म, आपको खुद समझ आ जाएगी। एक टेनेंट है, फिक्स टाइम के लिए जमीन ली हुई है, मिसाल के तौर पे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। जब वो टर्म मुकम्मल हो जाएगी, तो वो नोटिस दिए बगैर जमीन खाली कर सकता है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। जाहिर है उसने 5 साल के लिए ली थी, तो वो क्या बताएगा कि मैं अब खाली कर दूंगा जमीन? 5 साल हो गए, लैंडलॉर्ड के पास भी तो है ना एग्रीमेंट, तो देख ले। रिलिंक्विशमेंट बाय एनी अदर टेनेंट, कोई और टेनेंट है जिन्होंने मिसाल के तौर पर साल के लिए, साल साल हर साल देते हैं वो पैसे। ठीक है, वो भी तो टेनेंट है। जब वो हर साल देते हैं, अब पता है कि भाई ये साल बाई साल है, तो अब क्या पता अगले साल के लिए जमीन रखेंगे कि नहीं रखेंगे। टीनेंट, अब जिसने फिक्स टर्म के लिए जमीन ली हुई है, अगर उसने छोड़नी है, रिलिंक्विश मतलब खुद से छोड़ना है उसने, तो वो 15 जनवरी से पहले इतला करेगा। एमसीक्यूज, 15 जनवरी से पहले इतला करेगा। ठीक है, कि भाई नेक्स्ट जो है ना, अगले साल मैंने जमीन नहीं लेनी। अगर वो पहले इतला नहीं करता, नोटिस नहीं देता, तो उसको रेंट अब देना पड़ेगा, अगले साल भी जमीन रखनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये सिंपल है। रिलिंक्विशमेंट बाय, रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ओनली ऑफ अ टेनेंसी। ठीक है, 4 मुरब्बे जमीन ली हुई है, वो कहता है मैंने 1 मुरब्बा
छोड़ना है, ये मुरब्बा मैंने नेक्स्ट कास्ट नहीं करना। तो सिंपल है जी, अपनी मर्जी से नहीं छोड़ोगे। मार साहब आए किराया लेने, आपको ए थे 80 विजय ही नहीं, कास्ट भी नहीं किया हमने, तो 3 मुरब्बों के पैसे देंगे हम अपनी मर्जी से कैसे? ओ मार साहब को बताओ तो सही कि हमने ये कास्ट ही नहीं किया। पहले से पहले बताओ, 15 जनवरी से पहले बताओ कि हमने ये वाला हिस्सा नहीं लेना अगले साल। ठीक है, अपनी इस मर्जी से कोई रिलिंक्विश नहीं करना। ठीक है, किसी भी वजह से, जो भी रीजन है, लेकिन आपने उसको बकायदा रिटर्न फॉर्म में देना है कि हमने वो वाला कास्ट नहीं करना हिस्सा, अदरवाइज किराया दोगे। अबेंडनमेंट, अबेंडनमेंट ऑफ टीनेंसी बाय ऑक्यूपेंसी टीनेंट। ठीक है, कोई टीनेंट है, ठीक है, ऑक्यूपेंसी टीनेंट वाला, यानी कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वाला, यानी कि सेक्शन 5 वाले। ठीक है, सेक्शन 5 में पढ़े थे हमने। अब उसके बाद राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी तो है, लेकिन कास्ट नहीं कर रहा वो। लैंडलॉर्ड पैसे लेने आता है, वो कहता है मैं तो कास्ट ही नहीं कर रहा, पैसे कहां से दूं? लैंडलॉर्ड ने तो पे करना है ना लैंड रेवेन्यू। ठीक है, वो अपने खाली हाथ दिखा देता है, "भाई, मैं मुझसे हो ही नहीं रही, मैं नहीं करता"। अब उसने किराया दे दिया, नहीं किराया तो नहीं दिया, ठीक है, 1 साल से ज्यादा हो गया, तो उसका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी खत्म कर देंगे हम। इसको अबेंडनमेंट कहते हैं, खत्म कर देना, निकाल देना, कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी खत्म है। पहले राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी खत्म हो जाएगा, अब उसके बाद लीगल राइट नहीं है कि वो वहां पर रहे। अब इसमें ध्यान से एक चीज और सोचने की है, ठीक है आप कास्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको किराया देना पड़ेगा। राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वालों को ये किराया तो देना पड़ेगा ना। आप लैंडलॉर्ड तो उसी पे चल रहा है। हाँ भाई, यहां तक समझ आ गई बात? आसान है ना, आसान और मजेदार। सर मतलब किराया तो वो देगा, लेकिन जो कास्ट करने के बाद उसने मतलब सर मतलब अगर वो कास्ट नहीं करता तो फिर उसको क्या नहीं देना पड़ेगा, ये काइंडली थोड़ा बता दें। मतलब लाइक उसने किराया तो दे दिया ना, तो जो उसने कास्ट किया है मतलब कास्ट नहीं किया, तो उसने हम्म। लैंडलॉर्ड को उसने ये बात जरा दोबारा बता देंगे। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं। देखिए मेरी बात सुने। अक्सा ने, अक्सा एक जागीरदारनी, नहीं जागीरदारनी नहीं है, हाँ चलो जागीरदारनी कह लो। अक्सा जागीरदारनी है, और निमरा जो है ना, इसकी किराएदार है। 4 मुरब्बे जमीन ली हुई है। अक्सा आती है हर साल, चारों मुरब्बा का किराया लेके चली जाती है। निमरा बेचारी बूढ़ी हो गई है, निमरा से ये काश्त नहीं हो रही है जमीन, वो इसको काश्त नहीं करती, वो इन, चलो तीनों को काश्त कर लेती है। अब अगले साल अक्सा आती है, कहती है निमरा मुझे जो ना किराया दो मेरे 4 मुरब्बों का। निमरा कहती है कि भाई मैं तो काश्त ही नहीं करती, सारे मुझसे काश्त ही नहीं होते। आप ऐसा करो, मुझसे ना 3 मुरब्बों के पैसे ले लो, 3 मुरब्बों का किराया ले लो। हाँ भाई अक्सा, अब आप बताओ क्या निमरा ठीक कह रही है? क्या वो आपके साथ ठीक कर रही है? नो सर। ठीक है, आप कहोगी कि भाई वो चारों पर आपका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, चारों पर आपका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, मुझे तो चारों का किराया चाहिए, इसको आप कास्ट करते हो नहीं करते ये आपका सरदर्द है, आपसे होता है नहीं होता, ये मेरा सरदर्द नहीं है। आपके पास इसका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, मेरी जमीन है 4 मुरब्बे, मुझे तो किराया चाहिए, आपसे चाहे एक भी कास्ट नहीं होता। हाँ भाई, आप बताओ अक्सा, आप हक पे हो कि निमरा? सर ऑब्वियसली मैं होंगी। तो इसमें हम क्या समझेंगे, आपने गैर जानिबदार फैसला किया है। नहीं सर। निमरा से पूछ लेते हैं, निमरा आप बताओ कौन हक पे है, आप हो कि अक्सा? हम्म। सर आप ठीक कह रहे हैं कि अगर मेरे पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी चारों मतलब चारों पोर्शंस का है, तो मुझे चारों पोर्शंस का रेंट देना होगा, हम्म। क्योंकि मेरे पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है ना, किसी और के पास तो नहीं है ना उसका राइट, मैं वो एग्जैक्टली, कास्ट करूँ तो।
देखो, बनाते हैं। लैंडलॉर्ड को पैसे चाहिए, लैंडलॉर्ड को तो पैसे चाहिए। आप कास्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे? अगर आपने अगले साल भी इसका किराया नहीं दिया तो आपका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप नॉर्मल टेनेंट बन जाओगे। सिंपल है जी। तो मैंने ये कहा था कि भाई अगर कास्ट कर रहे हो फिर तो दे ही रहे हो। अगर टेनेंट एक्सक्यूज करे मैं कास्ट ही नहीं कर रहा, तो लैंडलॉर्ड को आपके इस एक्सक्यूज से कोई मतलब नहीं है। बात समझ आई कि ऊपर से गई? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट है 39, लाइबिलिटी, सॉरी, लाइबिलिटी टू इजेक्टमेंट। अब इजेक्टमेंट के साथ देखो उसने लाइबिलिटी लगा दिया। इजेक्टमेंट एक थोड़ा सा सख्त लफ्ज है, धक्के देना, बाहर निकाल देना, ठीक है, किसी वजह से। तो लाइबिलिटी क्या है, वो क्या वजह बनती है जिसकी वजह से इजेक्ट करना पड़ जाए? नंबर, तो ये 39 है सेक्शन हमारा, ग्राउंड्स ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट। ऑक्यूपेंसी टेनेंट, ग्राउंड्स ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट ऑक्यूपेंसी, यानी कि ऑक्यूपेंसी टेनेंट को कब इजेक्ट करेंगे? आप देखें, ऑक्यूपेंसी टेनेंट तो एक तरह का जमीन का दूसरा मालिक है, उसको भी हम इजेक्ट कर सकते हैं। क्या बेस है? नंबर वन, रॉन्ग यूजेज ऑफ लैंड। ठीक है, जमीन पे काश्त कर रहा है, इस तरह से काश्त कर रहा है कि वो अगली नस्लों के लिए अनफिट हो जाए। ना वो खाद लगा रहा है, उसमें जानवर छोड़ देता है, एक टर्म होती है पता नहीं, उसकी वजह से ना वो काश्त के काबिल नहीं रहती, या और कोई रीजन है, साल्ट ज्यादा लगा रहा है। आप उस जमीन को इस तरह से काश्त कर रहे हो कि वो अनफिट हो जाए, काश्त के काबिल ही नहीं रहे। ठीक है, जो भी उसकी टेक्निकलिटी होगी। इसके अलावा उस इलाके के मुताबिक फसल ना काश्त कर रहा हो, जो एग्रीमेंट में हुआ बात हुई है वो फसल नहीं काश्त कर रहा। ठीक है, एग्रीमेंट में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं कि भाई ये फसल काश्त करनी है आपने, इलाके की जरूरत है। और भाई 4 मुरब्बों का मतलब, देखो मेरी बात सुनो, आप इसमें किला 2 किले की बात नहीं करना, ये 1887 का लॉ है। मैंने आपको बताया था कि इतने बड़े बड़े लैंड लॉर्ड होते थे कि जिनके पास 100 गांव, किसी के पास 200 गांव, गांवों की जमीन होती थी। अब एक बंदा लैंड राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी लेके बैठा है 10 मुरब्बे का, 10 मुरब्बे की राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है उसके पास। आपको नहीं लगता कि इस 10 मुरब्बे में कितने ज्यादा लोग होंगे? इस मुरब्बे में, 10 मुरब्बों में लोग भी तो रहते हैं ना। उन लोगों की फीड नीड भी है, खाना, उन्होंने खाना खाना है। आप गंदम भी नहीं काश्त कर रहे, तो अब तो वो आपके राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी यानी कि इजेक्टमेंट हो सकती है आपकी। तीसरी वजह यह है, क्लॉज सी है इसका, सी क्लॉज, ये ABC क्लॉजेज हैं। कोई किराया, रेंट के हिसाब से, रेंट तो देना है उसने, कोई केस आ रहा है, उसके खिलाफ फैसला आ गया हो, ठीक है, टेनेंट के खिलाफ फैसला आ गया, वो उसने जो भी कोई किराए के हवाले से भी किराया नहीं देते, ज्यादा देते हैं, कम देते हैं, तो भी इजेक्टमेंट हो सकती है कि भाई लैंडलॉर्ड के खिलाफ चला है, ये गलत ज्यादती कर रहा है, लैंडलॉर्ड के साथ ही ज्यादती कर रहा है जिसने जमीन दी है, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है 40, ग्राउंड्स ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट फॉर अ फिक्स टर्म। अब ये फिक्स टर्म वाले हैं नहीं, 5 साल के लिए, 5 साल पूरे हो गए, ठीक है, वो कहते हैं मैंने नहीं जाना, टेनेंट कहता है मैंने नहीं जाना, लैंडलॉर्ड कहता है भाई फिक्स टर्म 5 साल के लिए थी, अब जमीन मेरी है, मैं जिसको मर्जी दूं, वो खुद, मैं खुद काश करूं, आपको दूं या किसी और को दे दूं। क्या टेनेंट का कोई राइट है कि वो कहे हाँ? अगर 5 साल नहीं हुए, एग्रीमेंट हो गया 5 साल के लिए जमीन है, अब लैंडलॉर्ड बेबस है, वो तीसरे साल उसको नहीं कह सकता कि आप उठो और जाओ, वो बेबस है। ठीक है, लेकिन जब 5 साल हो जाएंगे तो फिर वो बेबस नहीं है, अब वो निकाल सकता है टेनेंट को। ग्राउंड ऑफ इजेक्टमेंट टेनेंट फिक्स टर्म वाला। ठीक है, कोई ऊपर जो भी इश्यूज हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर, जो हर साल पैसे देता है। ऊपर हमने पढ़ा था कि रिलिंक्विश करना है ईयर टू ईयर वाले बंदे ने, ठीक है, कोई बंदे ने रिलिंक्विश करना है, जमीन छोड़नी है, तो कब इतला करेगा? जल्दी बताना है, कब इतला करेगा वो? सर 15 जनवरी से पहले। 15 जनवरी से पहले, वेरी गुड, शाबाश। अब आ रहा है इजेक्टमेंट, यानी कि लैंड लॉर्ड ने उसको भगाना है, ईयर टू ईयर वाले को। तो लैंड, अब इसका रूल समझ लेना, इंपॉर्टेंट MCQs है। नहीं,
बल्कि वो तो प्रोसीजर में है। मतलब जो इसका सिंपल है, सॉरी, जो भी फिक्स टर्म के लिए है, तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, हर जब भी एग्रीकल्चर ये जब खत्म होने वाला होगा तो उसको रिजेक्ट कर सकता है। ये सिंपल है, सॉरी। प्रोसीजर पे आते हैं, प्रोसीजर वाली बात मेरे जहन में आ रही थी। प्रोसीजर ऑफ इजेक्टमेंट, प्रोसीजर का मतलब क्या कि भाई इजेक्टमेंट, अब इतना आखिर एक बेइज्जती की बात है ना कि कोई आपको इजेक्ट कर दे, तो वहां पर खतरा होता है लड़ाई झगड़े का, तो रेवेन्यू ऑफिसर से वो लेते हैं कि भाई आप हमारी हेल्प करें इजेक्टमेंट वगैरह में। चनाचा अब आ जाते हैं सेक्शन 42 पे, रिस्ट्रिक्शन ऑन इजेक्टमेंट। कि भाई क्या वजह है कि आप इजेक्ट नहीं कर सकते टीनेंट को, किसी भी टीनेंट को। हाँ, याद रखना, कभी कोर्ट के ऑर्डर के बगैर टीनेंट को इजेक्ट नहीं करना। कोर्ट के ऑर्डर आएंगे तो इजेक्ट कर सकता है, वो ऐसे ही उन्हें नहीं निकाल दे। ठीक है, डिपेंड, अगर कोई ईयर टू ईयर है उसको तो निकाला जा सकता है, निकालना ही है तो निकाला जा सकता है, वो तो लड़ाई झगड़े का मसला हो तो कोर्ट के ऑर्डर चाहिए। हाँ, अब मिसाल के तौर पे कोई उसके पास बकाया जात पड़े हैं, ठीक है, एरियर्स पड़े हैं, एरियर नहीं दिए उसने, किराया नहीं दिया पिछले साल का, उसके मुताबिक कोई हुक्म आ गया, तब निकाला जा सकता है। या उसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं है और ना फिक्स टर्म है, तब भी उसको निकाला जा सकता है। इसका मतलब यह है कि ईयर टू ईयर वाला जो है उसके लिए कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। जो ईयर टू ईयर है उसके लिए कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। हाँ, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वाला है, कोई फिक्स टर्म वाला है, अब फिक्स टर्म वाले को उसने 5 साल के लिए जमीन ली हुई है, जब 5 साल खत्म हो जाएंगे तो इजेक्ट, उसको इजेक्ट करने के लिए कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत होगी कि नहीं होगी? जी सर। दोबारा सोचो। 5 साल के लिए उसने जमीन ली है, 5 साल खत्म हो गए, अब उसको निकालने के लिए कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत होगी? नो सर। नो। नहीं होगी। वैसे ही निकाल दिया। भाई नहीं होगी, उसके उसका एग्रीमेंट पूरा हो गया, निकाला जा सकता है वो। हाँ, अगर उसको 3 साल के बाद निकालना है, 5 साल का एग्रीमेंट था, 3 साल के बाद निकालना है, फिर कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत होगी। राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी सारी जिंदगी के लिए बैठे हैं वो, उनको तो जरूरत नहीं है। जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वाले हैं उनको तो जरूरत नहीं है, उनको निकालने के लिए भी कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत है, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वाले। अब इजेक्ट कर दिया रेवेन्यू ऑफिसर, जब इजेक्ट कर दिया तो वो जो टीनेंट एप्लीकेशन देगा टू रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, या लैंड लॉर्ड दरखास्त देगा कि इनको निकालो, इजेक्ट करना है हमने। ठीक है, तो रेवेन्यू ऑफिसर फिर टीनेंट को इजेक्टमेंट का नोटिस भिजवा देंगे कि आपका लैंडलॉर्ड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। चलें, नेक्स्ट वीक अभी क्लास होगी, दोबारा ज्वाइन करना है आपने, थोड़े बहुत रह गए हैं, ये हम चैप्टर पूरा कर लेते हैं। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? अगर मतलब उसने 5 साल के लिए लिया और वो 3 साल में कोर्ट के ऑर्डर्स लेके उसको निकाल रहा है, तो ये टेनेंट के साथ ज्यादती नहीं होगी? नहीं, ऐसे तो ज्यादती नहीं होती ना, ऐसे तो ज्यादती नहीं होती ना।